हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविदेव द्वारा लिखी गई कविता हंसी की चोट, सपना और दरबार। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखी गई पहली कविता हंसी की चोट का अर्थ। इस कविता में कविदेव ने अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में दुखी गोपी की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया है, जो अपने प्रेमी श्री कृष्ण से दूर होकर कमजोर हो गई है और बार बार मूर्छित हो रही हैं, यानी बेहोश हो रही हैं। कविदेव कहते हैं कि एक समय श्री कृष्ण ने गोपियों की तरफ हंसते हुए देखा था। कृष्ण की उसी हंसी ने गोपियों के मन को चुरा लिया, जिसके बाद से गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी। लेकिन उसके बाद से कृष्ण गोपियों से मुख फेर कर उनसे दूर हो गए। कृष्ण के मुंह फेर लेने से और उनके दूर चले जाने से अब गोपियां हंसना भूल गई हैं। ऐसी दुख की स्थिति में गोपियां मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं। उनके शरीर में स्थित पांचों तत्व एक एक करके निकल रहे हैं। अपने प्रिय से दूर होने के दुख के कारण उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। वह गहरी गहरी सांसें ले रही हैं, जिससे उनके शरीर के 5 तत्वों में से वायु तत्व चला गया। कृष्ण के वियोग में दुख के कारण आंखों से लगातार बहते आंसुओं के रूप में गिरती जल के बूंदों के शरीर से निकलने के कारण शरीर से जल तत्व भी बाहर निकलता जा रहा है। कृष्ण के विरह में उनका शरीर कमजोर और निस्तेज हो गया है, जिस कारण तेज के रूप में अग्नि तत्व उनके शरीर से बाहर चला गया। वियोग में प्रिय के न रहने पर शरीर की दुर्बलता के कारण शरीर से पृथ्वी तत्व भी चला गया। कविदेव कह रहे हैं कि 5 तत्वों से बने उनके शरीर से 4 तत्व निकल गए, लेकिन कृष्ण से मिलने की आस में प्राण अभी तक शरीर से नहीं निकला है। कविदेव कहते हैं कि कृष्ण से मिलने की आशा में आकाश तत्व अभी रुका हुआ है। अगर उनके अंदर ये आशा भी समाप्त हो गई तो गोपियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कृष्ण के वियोग की पीड़ा में उनको अपना हृदय देने वाली इन गोपियों को बहुत ही दुख हो रहा है। इस दुख के कारण वे हंसना भूल गई हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरी कविता सपना का अर्थ। इस पद में कवि ने गोपी के सपने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गोपी सपने में बारिश की बूंदों को देख रही है, जहां धरती पर वर्षा की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। आकाश काले बादलों से घिरा हुआ है। ऐसे वातावरण में श्री कृष्ण गोपी से कहते हैं कि चलो आज झूलने के लिए चलते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आज उसे श्री कृष्ण के साथ झूलने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन तभी नींद खुल जाने के कारण उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक न रह सकी। गोपी नींद से जाग गई और उसका सपना टूट गया। कविदेव कहते हैं कि सपने में ही सही, लेकिन गोपी श्री कृष्ण के साथ झूलने का सुख प्राप्त न कर सकी। गोपी कह रही है कि उसे ऐसा लग रहा है मानो उसका भाग्य उसके जागने से सो गया हो। नींद खुल जाने के कारण श्री कृष्ण के साथ उसका मिलन होते होते रह गया। आंख खुलने के कारण वह श्री कृष्ण के साथ झूलने का सुख न पा सकी, क्योंकि जो कुछ भी उसने देखा था वो सपने में था। जब उसने आंख खोली तो देखा कि न तो कहीं बादल थे और न ही श्री कृष्ण। जब उसकी आंख खुली तो सपने में बादलों से बरसती बूंदों की जगह उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी। यानी सपने के टूट जाने पर गोपी रोने लगी, क्योंकि वह संयोग की अवस्था में पहुंचते पहुंचते वियोग की अवस्था में आ चुकी थी। यानी सपने में वह श्री कृष्ण के साथ थी और सपना टूट जाने पर वह श्री कृष्ण के वियोग की पीड़ा झेल रही थी। तो चलिए अब पढ़ते हैं कविदेव की तीसरी कविता दरबार का अर्थ। इस पद में कवि ने रीतिकालीन रास रंग की दरबारी संस्कृति का वर्णन किया है। उस समय राजा और उसके दरबारी देश एवं समाज की चिंता किए बिना रास रंग में डूबे रहते थे। कविदेव में बहुत से आश्रयदाताओं और राजाओं के दरबार को देखा था, जहां कवि को अनेक प्रकार की अनुभूतियां हुई। उन्हीं का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि राजा ज्ञान शून्य है,
यानी उनके ज्ञान की आंखें बंद हैं। राजा के दरबारी डर के कारण, राजा की चापलूसी में लगे रहने के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। ये लोग गूंगे के समान राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं और दरबार के सभी सभासद बहरे हो चुके हैं। दरबार अच्छे बुरे का भेद करने में कमजोर है। दरबारी और राजा कलाकारों के सौंदर्य और कला के पारखी नहीं हैं। वे सभी भोग विलास में डूबे रहते हैं। वह कला की गहराई में जाना ही नहीं चाहते। इसीलिए दरबार में आनंद और खुशी का वातावरण नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर दरबार में भूले भटके कोई कलाकार आ भी जाए तो ये मार्ग उसके लिए कला के प्रदर्शन के लिए सरल मार्ग नहीं, बल्कि एक कठिन मार्ग ही होगा, क्योंकि उस दरबार में कलाकार की कोई कदर नहीं होगी, कोई उसका साथ नहीं देगा। क्योंकि दरबार में ना तो किसी को वेश से पहचाना जाता है और ना किसी की कही हुई बात को कोई समझने वाला है। अगर दरबार में कोई अपना दुख या परेशानी बताना भी चाहे तो कोई उसकी नहीं सुनता। दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करना ठीक वैसा ही होगा जैसे प्रतिभा से भटका हुआ कोई कलाकार अपने नृत्य कला का प्रदर्शन सारी रात करता हो, लेकिन उस कलाकार की कला का आनंद लेने वाला कोई ना हो।